अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। आज की सुबह काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए, प्लस सारे लाहौरियों के लिए, बल्कि आप यूँ कहें कि सारे पाकिस्तानियों के लिए। आज है लाहौर में मैच और उस मैच को लेके लाहौर तो हमेशा ही कोई भी एक्टिविटी हो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। अब हम हरमीत से जान लेते हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठ के कितने एक्साइटेड है या उनका कोई लाहौर आने का प्लान है भी कि नहीं। हरमीत, अस्सलाम वालेकुम, आपको गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा। वैसे आपकी बात दुरुस्त है कि मैचेस जब भी होते हैं तो और जब बाहर से टीम आती है तो मुझे वैसे भी शौक होता है कि मैं जाके करीब से स्टेडियम में जाके, लेकिन बहुत अरसा हो गया कि जब रावलपिंडी में टीम आई थी तब हम गए थे, लेकिन अब जाहिर बात है कि मसरूफियात इस किस्म की होती है कि आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल अभी तो कोई इरादा नहीं है लाहौर का, अगर हुआ तो ज़रूर आऊँगा। और भाई जाहिर बात है क्रिकेट तो देखनी है, लेकिन यह है कि एक्साइटमेंट जाहिर बात है। हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के शहरी, इस्लामाबाद के लोग हों, रावलपिंडी के हों, पेशावर के हों, जहाँ जहाँ जब भी मैचेस होते हैं ना तो एक अलग लोग न्यूज़ सारी चीज़ों को छोड़ के वो सीधा जाके ना क्रिकेट पर उनकी नजरें जो है वो अलग ही एक्साइटमेंट, अलग ही एक हरमीत एक्टिविटी होती है और एक अलग ही इवेंट क्रिएट हो जाता है। अगर आप लाहौर की बात करें ना, मैं आई विटनेस हूँ, ऑब्वियसली मैं लाहौर में हूँ, आपको इस्लामाबाद में है। लाहौर को इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के इर्द गिर्द लिबर्टी मार्केट को यकीन करें, वो एक स्टेटमेंट नहीं होती जो न्यूज़ में बड़े टिपिकल से बोलते हैं, दुल्हन की तरह सजा दी है लाहौर को। तो बाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दी है। टीम को वेलकम करने के लिए कल हमने ट्रेनिंग सेशन देखा कि इंग्लिश टीम ने ट्रेनिंग सेशन भी किया कज़ाफ़ी स्टेडियम में, और आज यकीन करें ब्लैक आउट है, टिकट्स तो मिल ही नहीं रही किसी को भी। तो जितने भी लोग हैं वो घर बैठ के इत्तेफाक करें इस बात पे कि हम मैच देखेंगे और एंजॉय करें। लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे पास हरमीत अच्छी अच्छी खबरें भी हैं देने के लिए। सबसे अच्छी खबर आज की ताज़ा तरीन हाईलाइट और अपडेट ये है कि आपने देखा कि डॉलर की कीमत में जो है वो हमने कमी देखी है और रुपए की कदर को मुस्तहकम होते हुए देखा है। अभी करंट सिचुएशन हमारे पास ये है कि 232 का इस वक्त डॉलर है और ये बड़ी अच्छी खबर है। और कल आपने देखा कि हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है वो आज बाकायदा है, लेकिन कल जो है इसहाक डार साहब ने वो हमने काफ़ी हंगामा राय भी देखी जो कि हमने काफ़ी अरसे बाद देखी और जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ऑल दो 5 साल बाद आने के बाद बाकायदा तौर पर वज़ीर ख़जाना के तौर पर अब वो अपना ये ओहदा जो है उस पर बराजमान हो गए हैं और अब देखते हैं कि किस तरह से वो चीज़ों को संभालते हैं, किस तरह से इस मेशत को संभाला देते हैं जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है सूरत हाल। तो चलते हैं जी अपने रन डाउन की तरफ। अच्छी अच्छी खबरें हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आज आपको दे दी हैं। इफ़ यू टॉप स्टोरीज, तो हम पॉलिटिकल टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में कि डॉलर की गिरती हुई कदर और रुपए की कदर में इजाफा, इससे काफ़ी जो है वो स्टॉक मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, मेशत भी काफ़ी बेहतर हो सकती है। एक अच्छा क्रूशल टाइम है। लोग कहते हैं कि इसहाक डार साहब की आने की वजह से और आते साथ ही ये एक अच्छा जेस्चर से काउंट किया जा सकता है, जिसे कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अभी भी उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो देखना बाकी है। इसके अलावा आज हम ऑब्वियसली बात करेंगे कि सैलाब से अब तक 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। ये फैक्ट एंड फिगर्स जो है वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से दिए गए हैं। अब इस सूरत हाल पर भी काबू पाने के लिए बहुत सारी इमदाद और इनिशियल जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन रिहेबिलिटेशन जो है उसका प्रोसेस जो है वो बाकायदा शुरू होगा। तो कितने और हमें ज़रूरत है, कितनी और इमदाद की ज़रूरत है, ये भी फिगर आउट किया जा रहा है। इसके अलावा इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हल्फ उठा लिया है। ये आपने कल तकरीब देखी और कल काफ़ी हंगामा राय भी हमने देखी, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आज की टॉप स्टोरीज में। आगे बढ़ेंगे और आपको आज बताएंगे अपनी टॉप स्टोरी में कि कॉन्टेक्ट लेंस जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आई साइड की हो या वैसे फैशन के तौर पर हरमीत अपनी आंखों को काला पीला नीला करने के लिए ना, बिल्ली आंखें इस तरह से, तो वो करने के लिए जो कॉन्टेक्ट लेंस हम इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, क्या उसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत सारे सवाल जो भी आपके दिमाग में है उन सबको एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो फ्रीलांसिंग पर आज हमारा ज़बरदस्त सा छोटा सा कंसाइज से सेगमेंट होगा। घर बैठकर किस तरह से ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी को कीप इन माइंड रखते हुए आप किस तरह से घर बैठकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली आज के प्रोग्राम का सेगमेंट होगा जिसमें हम आपको पैसा कमाने के बारे में बताएंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मौसम बदल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर का मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। तो ये बदलते मौसम के बदलते पहनावे जो है, अब मैंने आप कल भी कहा था कि मॉर्निंग्स बिकेम चिली इन ऑल ओवर द लाहौर और इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे एक चिल मॉर्निंग और खुनकी सी जो हम महसूस करते हैं उससे अब ऑब्वियसली हमारे पहनावे भी चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास एक डिज़ाइनर होंगी जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और क्या क्या चीज़ें इन हैं, क्या फ़ैशन में आउट हो चुका है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अच्छा जी, चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। सो वेंसडे डोज में पहली खबर बड़ी अच्छी है।
पाकिस्तान के लिए प्राउड मूवमेंट है। आपको बताएं कि आप जानते हैं बहुत सारी खबरें पहले भी इस तरह की आ चुकी हैं। हरमीत, साजिद सतपारा ने नेपाल की चोटी जो है वो सर कर ली है और ये क्रेडिट भी पाकिस्तान के नाम ही आया है। 8वीं बुलंद तरीन हरमीत ये चोटी है और सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के बगैर उन्होंने ये सर की है। माउंट, इसका नाम है माउंट नास्लो। तो बेसिकली ये क्रेडिट भी पाकिस्तान के नाम साजिद पारा के थ्रू आया है। ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी अगर इनकी फैमिली को देखा जाए तो जिस तरह वो काम कर रहे हैं, खासकर यहाँ पे भी जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, जितने भी आते हैं, माउंटेनियर आते हैं, उनको कैसे गाइड करना है, इनकी फैमिली इसी काम में, और के वालिद साहब का भी हमने देखा। फिर अब हम इनको देखते हैं तो ये दुख, सारी तकलीफ़ें होने के बावजूद ये नौजवान जो है ये उसी तरह अपने वालिद साहब की वो जो राह है उसी पर ये गामज़न है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो उन्होंने अचीव की है वो ये भी उसी तरह, उसी मामलात पे उसी तरह ये अटके हुए हैं और लगे हुए हैं और डटे हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है और ये बड़ा मुश्किल काम है। हम तो ये कहते हैं ना कि हम वैसे भी पहाड़ों पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, फिर स्नो से ढके हुए पहाड़, बर्फपोश पहाड़, और बहुत सारे चैलेंजेस आपको सामना करना पड़ता है। और जाहिर बात है कि जब फिर अलग जगह हो, अलग दूसरा इलाका हो, वहाँ के सब चीज़ें मुख्तलिफ हों, वहाँ पे और मुश्किलात होती हैं। लेकिन भाई आपकी बात दुरुस्त है कि मुल्क का नाम जो है वो उन्होंने एक बार फिर रोशन किया है। हम इनको पेश करते, सलूट करते हैं। कैसे नौजवान जब मैदान में आते हैं और कुछ नया डिफरेंट करते हैं और मुल्क के लिए करते हैं तो हमें फ़ख्र होता है भाई। हाँ, ये अप्रिसिएशन तो चले हमारे प्रोग्राम में इतना सारा डेली डोज का एक सेगमेंट है जिसमें हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द होल पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम, तो एक तो चले K2 माउंट एवरेस्ट की तो आप बात कर लेते हैं, लेकिन दुनिया की बाकी बुलंद तरीन चोटियों को सर करना मतलब उनके ममालिक में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। और ये नेपाल की कंपनी है, 7 समिट ट्रैक्स कंपनी, एडवेंचर कंपनी है। तो ये एडवेंचर कंपनी के ज़रिए तमाम ये बाकायदा तौर पर जो समिट है पूरा वो किया गया था, और उन सब के साथ जब आप किस तरह की चोटी सर करते हैं तो मतलब आप नेपालियंस भी होंगे, दीगर ममालिक के लोग भी होंगे, तो वहाँ पर आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑब्वियसली इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तानी। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड कि अगला आपका जो भी टारगेट होगा उसको आप सेफली अचीव कर लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो अगली खबर है वो भी एक रिकॉर्ड की खबर है। आज 2-3 दिन बाद हमने कोई रिकॉर्ड आपसे शेयर किया है, लेकिन बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत से ये रिकॉर्ड है जो आपसे शेयर करना है। मारूफ रेसलर आप जानते हैं जॉन सीना की NGO ने रिकॉर्ड कायम किया है। और रिकॉर्ड क्या है? कोई 600 से ज़्यादा ख्वाहिशात, बच्चों की ख्वाहिशात, आप बच्चे होते हैं, बचपन में तो ख़ास तौर पर आपकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी ख्वाहिशात होती है, किसी तकरीब का हिस्सा बन जाए या किसी से मुलाकात हो जाए, किसी सेलिब्रिटी से इंटरेक्शन हो जाए। तो ये उनकी जो NGO है जो कि सोशल वर्क ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कुछ 600 प्लस बच्चा है जिनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हरमीत अपना नाम दर्ज करा दिया है। वेरी गुड। अच्छा, वैसे जॉन सीना को हमने देखा है कि वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, खासकर जो वो बच्चे जो बीमार होते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत एक्टिव वो नज़र आते हैं। और ख़ासकर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जब वो कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं कि ना ठीक होने के चांसेस होते हैं, तो कभी कभी उनकी भी ख्वाहिशात होती है कि हम, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप बीमार नहीं होते तो आप सोचते हैं कि चलो ठीक है तो कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जब आप बीमार और नाउमीदी ही आपके आसपास जो है मंडलाती रहती है तो फिर आप यही सोचते हैं कि अब किससे मुलाकात हो जाए। और मैं समझता हूँ कि जॉन सीना ने कमाल किया है भाई कि इस तरह जाके और 600 बच्चों से उन्होंने मुलाकातें की हैं, तायफ बांटे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बच्चे जो है वो जाहिर बात है जब छोटे होते हैं ये छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं और बड़ी खुशी होती है मन को कि भैया हाँ, जिस सेलिब्रिटी को मैं, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि इनसे मिलूँ और उससे जब मुलाकात हो जाए तो खुशी तो दोबाला हो जाती है। अच्छा, एक तो दुबाला हो जाती है, ऊपर से आप देखिए छोटे छोटे बच्चे उनकी ख्वाहिशात भी छोटी छोटी हैं जो यहाँ पर दर्ज हैं कि वो हमने किसी इवेंट का हिस्सा बनना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करा दिया, किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात करनी है, सेलिब्रिटी से मुलाकात करा दी, मतलब वो बहुत छोटी छोटी सी ख्वाहिशात है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 से 18 साल, मतलब इतने भी हम छोटे बच्चों की तो चले बात ही कर रहे हैं, लेकिन 13, 14, 15, 16 ये टीन एज जो होती है ना, मतलब 18 तक, उसमें भी ख्वाहिशात थोड़ी आपकी इस तरह की होना शुरू हो जाती है कि आपने बाय एयर कहीं जाना है, आपने प्लेन में बैठना है, आपने स्काई डाइविंग करनी है, आपने समंदर को देखना है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इनका मकसद था नहीं, इनका मकसद सिर्फ अपनी NGO के थ्रू, जो कि मेक अ विश, नाम भी कितना अच्छा है हरमीत, मेक अ विश जो है वो उन्होंने विशेष बच्चों की पूरी की है। जी जी,
मैं वही कह रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है। और जाहिर बात है कि जब आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं और इंसानियत की खिदमत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप में खुद ब खुद वो भी बदल जाती हैं। आपकी जो पर्सनालिटी, आपकी जो शख्सियत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदल जाती है। और आपको भी खुशी तब मिलती है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं। और अगर मेल मिलाप की जो आपने बात की, वाकई ऐसा ही होता है कि टीन एज के बच्चे, हमारे लिए तो बच्चे ही सही, क्योंकि टीन एज में भी बहुत सारी ख्वाहिशात होती है, बहुत सारे शौक होते हैं। आपने जिस तरह बात की कि स्केटिंग, क्रिकेट, दीगर फुटबॉल वगैरह, या उनके जो खिलाड़ी हैं या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उनसे मुलाकातें, मिलना, ये एक ख्वाहिशात जो है वो होती रहती हैं। और ख़ासकर मैं तो ये देखता हूँ, हमारे मुल्क में भी मैंने देखा है कि जो अक्सर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वीडियो जब वायरल हो जाती है, ख़ासकर इस वक्त जब मिलने की ख्वाहिश होती है, तो साबिक़ वज़ीर इमरान खान साहब के साथ लोग मिलने की ज़्यादा बच्चे जो है वो ख्वाहिश रखते हैं। कहीं पूरी हो जाती तो कहीं पूरी नहीं हो जाती। लेकिन जो सैना की आपने बात की, तो भाई ये एक अच्छा काम है और वो कर रहे हैं और उसी में एक्टिव हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बीइंग ए सेलिब्रिटी, ऑब्वियसली अगर आप रेसलर भी हैं या किसी भी आप बीइंग एथलीट और किसी स्पोर्ट्स फील्ड से या किसी भी एक्सवाईज़ेड फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो आजकल हम देखते हैं कि सोशल वर्क ख़ास तौर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो ये एक अच्छा जेस्चर है उनकी तरफ से, उनकी NGO की तरफ से, दैट इज़ कॉल्ड मेक आ विश। तो विश करें, विशेस पूरी होती हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी डेली डोज की खबर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। हरमीत, मर्दों का सालाना फेस्टिवल हुआ। स्पेसिफिकेशन इस फेस्टिवल की ये कि चले मर्दों का तो है, लेकिन इसका कॉज बड़ा नोबल सा है। मर्द भी, अच्छा, बेसिकली मर्द हजरात वहाँ पर थे, खवातीन वहाँ पे थी, लेकिन ये मुर्दों का बेसिकली एक ऐसा फेस्टिवल था जिसमें उन मुर्दों को याद किया गया। मुर्दों का तुम आप कह रही है कि मर्दों का, तो मैंने कहा, मैंने उसी, लेकिन मुर्दों का तो सारी बातें इंडोनेशिया में ये फेस्टिवल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मुझे अजीब लगा जब मैंने इसको अलग डिफरेंशिएट करने की कोशिश की कि मुर्दों का है या मर्दों का है, लेकिन मर्द खवातीन सबने इसमें शिरकत की है, लेकिन खास तौर पर याद किया गया है मुर्दों को, यानी मर जाने वाले लोग। और अच्छी जो ग्राउंड रियलिटी है इस फेस्टिवल की वो ये है कि 70 की दिहाई में कम्बोडिया पर जब वियतनाम का हमला हुआ था तो उसमें मरने वाले जो अफराद हैं उनकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। एशियन, आपको पता है, मुल्क है वियतनाम, और जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर इस वक्त ये सिचुएशन है कि मंदिर के बाहर या खाली प्याले रखे हुए हैं, वहाँ पर अपने प्यारों को याद करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ खैरात छोड़कर जाते हैं, या इसके अलावा उनको खाना डोनेट किया जाता है या उनके नाम पर खाना डोनेट किया जाता है। मतलब जैसे हम अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे यहाँ पर ख़त्म दिलाया जाता है और हमारे यहाँ पर उनकी याद में कुछ इस तरह से हम करते हैं कि कुरान खानी करवा ली है, इस तरह से कुछ चीज़ें करवा ली, लेकिन वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको फेस्टिवल का नाम दिया है और अपने प्यारों को याद करने के लिए उनके नाम पर खाना दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, और जो कि ये फेस्टिवल की ग्राउंड रियलिटी है। वैसे सोहा, आपने देखा भी होगा कि इसी तरह का एक वो है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट है इससे ज़्यादा। ये तो जाहिर बात है कि आपने जो चले गए दुनिया से उनकी याद में खाना और फेस्टिवल मुनक़िद किया गया। लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो हर साल होता है, जिसमें तमाम तर मुर्दों को कब्रों से निकाल दिया जाता है, उनको बाकायदा वही ग्लासेस, सिगरेट थपाना, ग्लास, बहुत कुछ थमाना आदमी। तो इस तरह के इवेंट वहाँ पे भी हमने देखे। ये जो इलाके हैं, चाहे वो ये वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, फिर उसके साथ साथ ये इंडोनेशिया, ये इन इलाकों में कुछ डिफरेंट रीत रिवाज है जो मैंने खुद जाके देखे और मुझे बड़ी हैरानी हुई है, लेकिन मज़े के होते हैं। आप उनको एंजॉय करते हैं, उनके कल्चर से जब आप वाकिफ होते हैं तो आपको मज़ा भी आता है देख के, सुन के। और बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत फंक्शन में मैं इनका हिस्सा भी बहुत सारा लिया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते थे जो हमें दावत दिया करते थे। खासकर जो है खवातीन की शादियाँ बड़ी डिफरेंट किस्म से होती थी। अच्छा। फिर बच्चा जो पैदा होता था उसकी जो सेलिब्रेशन है वो बहुत डिफरेंट होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने बड़ी महसूस होते थे, क्योंकि हमारे लिए तो एक नई चीज़ थी, नया कल्चर, सब कुछ नया। तो आपको जाहिर बात है, नई चीज़ जब आपको देखने को मिलती है तो उसका मज़ा भी ज़रा हटके होता है। और मीत अच्छी बात इस फेस्टिवल की ये कि अपने जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको याद करें, लेकिन याद करने का तरीका देखें। ना सिर्फ खाना दे रहे हैं, उनके नाम के पैसे डोनेट कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर सांड की सवारी भी हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर बच्चों की रेस भी लगवाई जा रही है, बच्चों की रेसलिंग भी हो रही है। तो बाकायदा उसको अच्छे तरीके से अच्छी जगह पर याद किया जा रहा है, उसको एक फेस्टिवल की शक्ल दी जा रही है। सो दैट इज़ रियली गुड। वो हर चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली डोज की हमारी आखिरी खबर ये है कि अमेरिका में रात के वक्त सड़क पर एक चलती कार से हिरन ने
लंबी छलांग लगाई, जो कि वैसे लंबी छलांग के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ पर इनका मकसद जंगल में लंबी छलांग लगाना नहीं था, अपने आप को तसादुम से बचाने के लिए ये जो हम आपको दिखाने लगे हैं यही है कि भी आप अपने आप को बचाएं, अपनी जान को आपने सेव करना हो तो आप कहीं से भी छलांग लगा के अपने आप को सेव कर लें। लेकिन कैमरे ने जब इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर किया तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा कि लंबी छलांग लगाकर चलती गाड़ी से हिरन ने अपनी लाइफ को सेव किया। हिरन देखें, ये अमेरिका की बात की जाए या वैसे यहाँ पे भी आप देखें ना कि रात के अंधेरे में जानवरों का निकलना होता भी है, वैसे ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ की सड़कों की बात की जाए, फिर अब गाड़ी का जो रेस है उसकी बात की जाए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ भी होती है क्योंकि खाली सड़कें होती हैं। अब हमारे यहाँ तो ट्रैफिक इतना जैम होता है कि हमें बड़ा मुश्किल से गुजरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अपने आप को बचा लेना। और बड़ी मुनफरिद किस्म की वीडियो है, आप देखें ना कि झट से वो इतनी विद इन सेकेंड्स वो गायब हो जाती है, वहाँ से अपनी जान बचा लेती है। हाँ, बहुत लंबी छलांग, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कमाल की फुर्ती थी इसकी और बड़ी एक्टिव। आप ये समझे कि ये हिरन थी और उसने अपने आप को बचा ही लिया। बस देख लिया, अपनी जान बचानी थी तो उन्होंने अपनी जान बचा ली। अच्छा जी, वी आर डन दोस्त, हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली प्रोग्राम के आगाज़ में एक अच्छी खबर मैंने आपको ये दी थी कि हम कल से सुन रहे हैं कि अच्छी और ताज़ा अपडेट और हाईलाइट ये है कि हमने देखा डॉलर की कीमत में थोड़ी सी कमी हुई है, कदर गिरी है, और अगर कीमत की बात की जाए तो हमने देखा कि कीमत मुस्तहकिम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता रुपये की। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं और उसको डिस्कस करने के लिए शकील रामे माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, कनेक्ट किया जा रहा है कि सागदार सब जैसे ही आए हैं, वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा लिया है, हल्फ उठाया है, तो हमने देखा है कि एक अच्छी प्रोग्रेस हमें नज़र आई है डॉलर की कीमत में, ख़ास तौर पर रुपये की कदर को मुस्तहकिम होता हुआ हम देख रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं, गिरती मईशत को संभाला देना, एक मजबूत निज़ाम को लॉन्च करना, और इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या इसाक डार साहब जो है वो ये रियलाइज़ कर चुकी हैं कि किस किस्म के चैलेंजेस हैं जो कि 2017 से काफ़ी मुख्तलिफ हैं? जो इनिशियल इंडिकेटर्स हैं इसकी क्या कहते हैं कि हमने देखा था कि डॉलर की कीमत आगे पीछे हो रही थी जी। कभी पहले भी मस्ताद चैनल साहब के दौर में भी तो ये काफी नीचे आ चुके थे, डॉलर नीचे आता फिर यकदम फिर ऊपर हुआ था। तो ये चीज को साबित करता है कि मार्केट जो है, कि हमने उसको भी बात की थी, मार्केट जो है स्पेकुलेशन पे चल रही है। और जो इंडिपेंडेंस दे दी है, जो IMF के साथ हमने वादा किया था लास्ट गवर्नमेंट ने, यानी पीटीआई गवर्नमेंट ने, कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे डॉलर की कीमत में। जब आप ऐसे बिल्कुल इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी स्पेकुलेशन मार्केट बहुत ज्यादा इस पे आगे पीछे करती है। अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ बैंकों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने इस स्पेकुलेशन की वजह से बिलियंस ऑफ रुपीज कमाए हैं। तो अब ये चीजें भी देखने वाली हैं कि जब मुफ्ता साहब के दौर में भी डॉलर आगे पीछे हो रहा था और दरमियान में बैंक ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया था। अगर ये वही प्रैक्टिस है तो हमें इसका कुछ फायदा नजर नहीं आएगा। हमें अब देखना ये है कि सागदार साहब किस तरह इस चीज को कंसोलिडेट करते हैं। उसकी फर्स्ट इंडिकेशन ये होगी कि वो बैंकें जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है डॉलर की स्पेकुलेशन से, उनको कैसे डील करते हैं। क्या उन पे प्लेंटीज पड़ती हैं, जितना उन्होंने पैसा बनाया वो वापस लिया जाता है या नहीं। अगर आप ऐसे रखेंगे तो हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको फिर डॉलर की फ्लाइट नजर आए, क्योंकि 2017 की जब हम बात करते हैं या 2000 इससे पहले की बात करते हैं, PMLN के दौर की जो 2013 से शुरू हुआ था, उस वक्त कुछ कुशन थे सागदार साहब के पास। एक तो ये था कि यानी कि जब उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे पास CPEC शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमें मार्केट में ये नजर आ रहा था इन्वेस्टमेंट आ रही है बिलियंस ऑफ डॉलर की और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो जिसकी वजह से सागदार साहब ने कुछ डॉलर को मार्केट में फेंक के उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। वो भी गलत प्रैक्टिस थी, क्योंकि आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना होता है। अगर आप आर्टिफिशियली मैनेज करते हैं बहुत ज्यादा, यानी कि एक स्टेज आती है कि आप उसको अबूर कर जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप बाहर की जो चीज है वो मुफ्त यानी कि सस्ती पड़ रही है और जो आपकी लोकल प्रोड्यूस हो रही है वो आपको महंगी लगना शुरू हो जाती है। इस तरह से आप इंपोर्ट को सब्सिडाइज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे मुल्क की इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो सागदार साहब ने जो प्रैक्टिस ली थी तो उसका भी हमें वर्स्ट इम्पैक्ट नजर आया, क्योंकि फिर हमें नो स्टोन पे जाना पड़ा था, 160 पे जाना पड़ा था। क्योंकि अगर हम उसको आस्ता आस्ता करते भी 10-15 रुपए आगे पीछे कर देते, 100 से ऊपर जाने दे देते मार्केट पर, जो कि एक रिक्वायरमेंट थी, तो हमें ये बाद में डॉलर के जो प्रॉब्लम है नजर ना आते। उसके बाद हमने क्या किया, हम दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए, बिल्कुल आजाद छोड़ दिया। तो
तो अब हमें ये जो वो क्वेश्चन था वो इस वक्त हमें देखना पड़ेगा क्या डॉक्टर साहब को अवेलेबल है, वो मुझे नहीं लगता। क्योंकि एक तो ये है कि हमें सबसे ज्यादा जो भी कर्जे वापस करने हैं, उन कर्जों को वापस लेने के लिए हम मजीद कर्जों के लिए दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। अभी आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया में और चाइना ने हमें कुछ, सऊदी अरेबिया 3 बिलियन का और चाइना ने 4.5 बिलियन का रोल ओवर किया है, और इसको भी आप अभी देख रहे हैं कि हमारे पास उसको पे बैक करने का कोई पैसा नहीं है और भी नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब कहाँ से ये डॉलर क्रिएट करेंगे? दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन। और मुझे अभी जो सिचुएशन है उसमें नजर नहीं आ रहा, यहाँ तो हमारा कोई दूसरा मुल्क का इतना आगे बढ़ के हमें पैसे दे दे, या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, या हमारा कोई और चीज हो जाए, तो वो हम देखना चाहेंगे। पर अभी तक जो हमारी स्ट्रेटेजी में नजर आ रही थी, अब देखिए ना कि हमने मोटरवे बनाई, एक हमारी इकोनॉमी किसी ने बढ़ाया ना, मजे का जो स्टेट किया था वो आपको शेयर करना चाहूंगा। हमने कर्ज लेके मोटरवे बनाई, मोटरवे बना के यानी कि इस पे और कर्ज लिया, कर्ज वापस करने के लिए और कर्ज लिया, और उस कर्ज को वापस करने के लिए हमने मोटरवे गिरवी रख दी। अगर तो हम ऐसी स्टेजेस पे चलते रहेंगे तो ऐसा हमारे पास कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। वो जिसको पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ तो हो जाएगा, बस कोई सोल्यूशन नजर नहीं आएगा। सही जी हरमीत। शकील रामे साहब, जिस तरह आपने फरमाया अभी कि इसाक डार साहब जो हैं वो मसनूई तौर पर डॉलर फेंक देते थे और रुपए की जो कदर है उसको मुस्तहिम बना लेते थे। अब अगर हम देखें मार्केट में डॉलर है नहीं और डिमांड बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली तो वैसे तो ये भी तौक़ात की जा रही थी कि सैलाब की तबाहकारियों से जो है वो बाहर दुनिया से इमदाद आएगी डॉलर की शक्ल में, तो वो भी नहीं आई। अब आपको क्या लगता है कि लेक ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो हमने मफ्ता के दौर में भी बड़ा कम देखा, अब आपको क्या लगता है कोई बिल्ड हो सकता है इसाक डार के आने से मार्केट या इन्वेस्टर जितने भी हैं उनमें? देखिए, कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब आप कंक्रीट स्टेप करते हैं। अब स्टेटमेंट से तो नहीं ना बिल्ड होता। अब देखिए, जो हमने अगर इकोनॉमी को सेट करना है, हमेशा से मेंटेन करता हूँ, इकोनॉमी ना तो 5-10 साल में खराब होती है और ना 5-10 साल में सही होती है। आपको सम्मत का पता चल जाता है कि इकोनॉमी किस सम्मत पे है, और उसके लिए जरूरी होता है कि आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सच बोले। यहाँ हमारे पास सच बोलने का बहुत फुकदान है, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर उसको बाद में सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। एक चीज, दूसरा, हमारी जो पॉलिसी मेकिंग है ये हॉस्टेज हो गई है कि जो कि इंटरेस्ट ग्रुप है कि जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस कम्युनिटी है, रियल एस्टेट एक्टर्स है, उनके लिए। अब वो जो है कि इसको डिक्टेट करते हैं कि उनका फायदा उसमें क्या है, तो उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग होती है। तो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है कि वो आपको फायदेमंद नहीं होती। आप देखिए, सागदार साहब बेसिकली तो इकोनॉमिस्ट है नहीं है, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इकोनॉमी की जो बड़ी पिक्चर है, मैक्रो इकोनॉमी जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, उसको समझने के लिए आपको एक एंटायरली डिफरेंट माइंडसेट की जरूरत होती है। उसको कैसे एलोकेशन करना है, उसको कैसे आगे लेके चलना है। इस सिचुएशन में जब आप ऑफर नहीं करेंगे, हाँ एक चीज है, अगर इसको यानी कि कर लें, ये तरीके से कर लें, तो इनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। वो कि चाइना के साथ जो इन्वेस्टमेंट अभी आनी है, उसके लिए उन्होंने जो भी आपने देखा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी जो भी बात की थी एससीओ पे कि सिक्योरिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की थी, अगर उसको इंप्रूव करने ड्रास्टिकली तो हमें इन्वेस्टमेंट का एक चंक नजर आ सकता है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ भी मिल सकती है और हमें डॉलर भी मिल सकता है। मगर वो मुझे अभी इसलिए नजर नहीं आ रहा था, इस गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले सीपैक अथॉरिटी खत्म की, क्योंकि जो सबसे पहले रिक्वायर्ड थी। एक चीज, दूसरा, अगर आप हम सलाब की आप बात की थी, उम्मीद आपने की जाने कि उससे पैसा आने के बीच थी कि नहीं आ रहा, आप रेस्ट एश्योर वहां से पैसा नहीं आएगा। अगर वहां से आएगा तो कर्ज आएगा, और कर्ज हमारी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती। अब देख रहा, पूरी दुनिया से क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्टेड है, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। यूक्रेन क्राइसिस ने पूरी यूरोप को हिला के रख दिया। उनकी एनर्जी मार्केट आप उनको कभी स्टडी करें, उनके किस लेवल पर तो इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और किस लेवल तक लोगों का रहना। मैं आपको इफेक्ट बताऊं, यूरोप में इस वक्त 4 में से 1 बच्चा पॉवर्टी या सोशल एक्सक्लूजन पे खड़ा हुआ है। 4 में से 1। आप देखेंगे किसी में डेवलपिंग कंट्री की या लीस्ट डेवलप कंट्री की आपको बात नहीं बता रहा, आपको वहीं से मीट ना कि पैसा आ सकता था, उनके अपने बच्चे पॉवर्टी की लेवल पे खड़े हुए हैं, तो वहां से तो पैसा आप भूल जाएं कि वो इस तरह आएगा। वहां अगर आया भी तो कर्ज आएगा जो कि वो प्राइवेट सेक्टर से बायलैटरल नहीं आएगा, तो उसमें हमें इतनी उम्मीद रखनी चाहिए। हमें जिससे उम्मीद रखनी चाहिए वो ये 2 चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सीपैक है, दूसरा अगर हम कुछ कर सकें एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर शॉर्ट टर्म में बहुत बूस्ट दे सकता है। कुवैत आपसे फूड खरीदना चाहता है, सऊदी अरेबिया, कतर, आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं 85% जो फूड इंपोर्ट करते हैं, और ये बकरियां जो भेड़ें जो है कि न्यूजीलैंड से शिप में लेके आते हैं, जिस तरह का पूरा शिप एक जहाज जो है कि एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो चाहते भी हैं, ये 2 चीजें अगर कर लें तो हमें बूस्ट नजर आएगा। अदरवाइज बाकी बातें हैं जितनी मर्जी सुनाई जाए, जो कौन
जरा लंबी सर आपने एग्रीकल्चर की बात की, हम अगर देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो गई कि एग्रीकल्चर की हो गई, बैठी हुई हैं, ऐसे में इनको उठाना दोबारा कितना मुश्किल होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा। और कल इसहाक डार साहब जो थे वो मीडिया से ये गुफ्तगू भी ये कर रहे थे कि उनके आने के बाद यानी 24 घंटों के बाद मुल्क के कर्जों में 1350 अरब रुपए जो है वो कमी आई है। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए मैं वही बता रहा हूँ, इस तरह की कमी तो हमने मुश्ताक साहब के दौर में भी देखी थी कि वो जो डॉलर नीचे आया था ड्रास्टिकली तो वो हो गया था। अब देखें अभी चीजें देखें, सस्टेनेबिलिटी कहाँ तक होती है। सस्टेनेबिलिटी आपकी आती है जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, बाकी सारी बातें, मगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे ध्यान नहीं है। हमारा सारा ध्यान हम मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमने रियल स्टेट बना दिया है और रियल स्टेट को हम टैक्स नहीं करते और रियल स्टेट में इतना पैसा कर दिया है कि वो उनके पास पैसे की रेल पे लोग जिसको पॉलिसी मेकर को चाहते हैं वो आगे पीछे कर लेते हैं। तो हमारा तो ध्यान ही नहीं है, हम तो रियल स्टेट पे जा रहे हैं, घर बनाए जाओ, बस जमीनें सोसाइटियां बनाए जाओ, जो एग्रीकल्चर है उसकी जमीनों को भी काटो। अब देखिए ना जो लाहौर सिटी बना रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि जो नई सिटी जो बनी थी ये साउथ पंजाब में बनती, इंटीरियर सिंध में बनती, वहां लोगों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होती, वहां से लोगों की माइग्रेशन कम होती और बड़े शहरों पे प्रेशर कम होता, लोग कम आते लाहौर में, इस्लामाबाद में या कराची में। मगर ये इन्होंने क्या किया, लाहौर को एक और सिटी बना के देना शुरू कर दी, यानी कि एक और इन्फ्लक्स आएगा लोगों का उस जगह पर माइग्रेशन करके, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जहाँ होगी लोग वहीं पे जाएंगे। अब हिस्ट्री टाक देख लें, जहाँ पे इंडस्ट्री हुई या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हुई लोग वहां बसना शुरू होते हैं। अब उस शहर को उन्होंने लेवल नहीं रहने देना, क्योंकि आप 15 मिलियन उसे एक एरिया को कंट्रोल कर लेंगे, उसके सब बारे में देखना किस तरह झुग्गियां बढ़ेंगी, सारा कुछ बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। यही हाल हमने कराची के साथ किया था। अब पॉलिसी का फुकदान नजर आता है, बाकी सारी बातें हम जितनी मर्जी सुन ले, मगर जब एक्शन की बात आती है तो ऐसे नजर आते हैं कि जैसे इनका डायरेक्शन कोई और है। ठीक है शकील साहब, ये कहिएगा कि आपने बिल्कुल ये बात बजा की है कि रियल स्टेट पे इतना ज़्यादा फोकस हो गया है हमारा कि रीढ़ की हड्डी, अगर वो ज़राअत हो या एक्सवाइज़ी किसी भी ऐसी इंडस्ट्री की बात की जाए जिससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है या मईशत को संभाला दिया जाता है, हमारा उस पर फोकस नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमेशा जब से उन्होंने ओहदा संभाला, जब से वो आए थे, उन्होंने यही कहा कि मुश्किल फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसले करने हैं। इस पर काफ़ी तनकीद का सामना उनको अवाम और पार्टी के अंदर भी फेस करना पड़ा। अब आपको क्या लगता है कि इसहाक डार साहब के आने के फ़ौरन बाद हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि चाइना का जो हमें वहाँ से इमदाद आनी है, IMF का भी है, फिर एक बहुत बड़ा हमारे पास इस वक्त टारगेट जो है वो सैलाब ज़दगान का। अभी आज की फैक्ट एंड फिगर हमारे पास ये है कि सैलाब से अब तक 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। सर ये किस तरह से, क्या स्ट्रैटेजी बीइंग अब माहिर मौशियात है, किस तरह की स्ट्रैटेजी लॉन्च करनी चाहिए कि इन चीज़ों को कवर भी किया जा सके और एक मतलब स्टेबल थोड़ा सा मैशत को स्टेबल भी किया जा सके? देखिए अभी इस वक्त जो ज़रूरत सैलाब को मद्देनजर रखते हुए एक चीज तो मैं ज़हन में बिठा लेनी चाहिए, हमें इमदाद बहुत कम मिलेगी। अभी तक जो हुई है मेरे ख्याल 180 मिलियन की प्लेजेस आई हैं, इससे ज्यादा की नहीं आई अभी तक। इमदाद तो बहुत कम मिलेगी। हमें जो ऑफर करेंगे वो कर्ज करेंगे, जिसका वर्ल्ड बैंक ने कल परसों मैंने $2 बिलियन के कर्ज की उन्होंने बात की है, इससे और भी कर्ज की बात की, जो कि हमारी इकोनॉमी में सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर्ज में इतना दंस चुके हैं कि हम कुछ भी इसको वापस नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे चाहिए एक बेटर बिजनेस प्लान बनाए कि लोगों को देखें जी हम क्लाइमेट से इम्पैक्ट हुए हैं, क्लाइमेट चेंज से, आप हमें कर्ज ना दें, आप हमें इमदाद ना दें, आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हमें इस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आप इस तरह करें, हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का, इसको आप बिल्ड अपग्रेड एंड ट्रांसफर के मॉडल पे बना दें। अच्छा आप हमारे इलाके में ये रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। इस तरह आप इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ जाए, इन्वेस्टमेंट लेके आए। जब इन्वेस्टमेंट आएगी ऑटोमेटिकली आपके मुल्क में डॉलर आएगा, और उसके इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसको इस तरह रखना चाहिए, ये ना हो सारा डॉलर कमा के फिर बाहर ले जाए, उसमें उसको मेक श्योर कि पाकिस्तान में रहना चाहिए डॉलर। नंबर 1 इसको हमने इस पे काम किया था कि पाकिस्तान को चाहिए कि क्लाइमेट कंपेटेबल रिहेबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट प्लान बनाए, उसको बिजनेस प्लान का नाम दे और लेके आके जी ये हमें अभी मुश्किल से भी निकालेगा और मुस्तकबिल में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचाएगा भी। इस तरह दूसरी चीज है चाइना की इन्वेस्टमेंट की, चाइना से हम कर्ज नहीं इमदाद की बात करें, हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, वहां से भी आपको कम से कम 2-3 साल में यानी कि 20-30 बिलियन डॉलर की आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकती है अगर आप सीपीए के चीजों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दें। मतलब कि हमारे ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड बेटर बिजनेस प्लान, जिससे ही चीजें बेहतर हो सकती है। ठीक है शकील साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बेटर बिजनेस प्लान से क्या होगा, सरमाकारी आएगी, और अगर सरमाकारी आएगी तो मुल्क के हालात तभी बेहतर हो सकते हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कहा था कि आज आपके कुछ ऐसे मसाइल जिनका जवाब जो है, कुछ ऐसे सवाल जो आपके माइंड में आते होंगे, उनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आजकल ज़्यादा ट्रेंड में जा रही है ये चीज़ कि ग्लासेस के बजाय प्रेफर करते हैं कि अगर आप ऑन स्क्रीन है या इसके अलावा आपने काम करना है, अपने ऑफिस में है, तो आप ग्लासेस के बजाय कॉन्टेक्ट लेंस जो है वो उनका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा बाज़-औक़ात फैशन के तौर पर आंखों का कलर इन्हांस करने के लिए मुख्तलिफ रंग के लेंसेज लगाए जाते हैं। लेकिन लेंस कौन कौन से इकसाम के होते हैं, आपको लगाने चाहिए, कितनी देर तक आप एक लेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, नज़र के जो लेंस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेसिकली हमारे पास दो काइंड्स होती हैं। एक होते हैं रिफ्लेक्टिव लेंस, जो कि आप ग्लासेस के तौर पर नज़र अगर आपकी कम या ज़्यादा है, दूर की या करीब की, तो आप इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है कॉस्मेटिक, जो कि अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो हमसे शेयर करेंगे। डॉक्टर अदील रंधावा हमारे साथ मौजूद हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। इनसे कुछ सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर बताइएगा कि पहले तो हम जरा शुरू से शुरू कर लेते हैं कि लेंस की इकसाम कितनी होती हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? जी, कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना, उसकी इकसाम हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि कुछ होते हैं जो कि हम लोग कॉस्मेटिकली यूज़ करते हैं ज़रूरत के तहत, जैसे अक्सर ख़वातीन यूज़ करती हैं या तो मर्द हज़रात भी यूज़ करते हैं। और सेकेंडली होता है जो ग्लासेस ऐनक के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जी। इसके अंदर फिर आगे इकसाम होती है कि हम कितनी देर के लिए यूज़ करना चाहते हैं। कुछ होते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज जो सॉफ्ट लॉन्ग कह लें कि ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनते हैं। कुछ हैं जो कि कम टाइम के लिए बनते हैं, एक्सटेंडेड वेयर कहते हैं, जो कि ज़्यादा देर के लिए पहने जा सकते हैं। तो उसमें डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना है और कितनी देर आप उसकी आँख में बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस जो है मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं नॉट मोर देन 7 to 8 आवर्स अ डे। ओके। ठीक है, हम लोग कुछ लोग रिकमेंड करते हैं सॉफ्ट लेंसेज के वो आप 24 आवर भी पहन सकते हैं, 1 वीक के बाद उतारें, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। सॉफ्ट एक्सटेंडेड वेयर लेंसेज भी आपने एज अ डेली वेयर ही यूज़ करना है। ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस के फ़ायदे डेफिनेटली बिल्कुल हैं कि जी आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, आपको ऐनक की ज़रूरत नहीं रहती, आपकी फील्ड ऑफ विजन बेहतर रहती है। लेकिन उसके अलावा उसकी देखभाल, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस एडवांटेज तो है, बट एट टाइम्स वो बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है जी। बिकॉज है तो ये एक मसनूई चीज़ जो आप अपनी आँख के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इसको हम कहते हैं कि जैसे फॉरेन बॉडी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्टैक्ट लेंस हम एडवाइस करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद और पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि हम अगर बाजू का कुछ लोग आप बाहर जाते हैं, 24 घंटे भी लेंस लगाने पड़ते हैं आपको, या आप घर आते हैं तो ही आप उतार सकते हैं 18 घंटे मैक्सिमम, इसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपने 8 घंटे मैक्सिमम आपने कहा कि आप इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ना करें, इससे ज़्यादा अगर हमने इस्तेमाल करना हो तो क्या हम उतार कर थोड़ी देर स्पेस दे के 2-3 घंटों का वक्फा देने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? इस तरह का कोई सोल्यूशन है हमारे जी पास? बिल्कुल, उसमें ये है कि हम लोगों को उसमें ब्रेक देनी है। नंबर 2 ये कि उसकी सोल्यूशन की और उसकी जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने का बहुत ज़रूरी है। वो कैसे? आजकल जितना डस्ट है और जितनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैं, तो आंखें हमारी वैसे ही प्रोन हैं टुवर्ड्स फॉरेन बॉडीज़, या कह लें कि डस्ट पार्टिकल्स प्लस इन्फेक्शन एज वेल। तो जो कॉन्टैक्ट लेंस आँख के अंदर है वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकता है उन पेशेंट्स के लिए। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट लेंस की केयर, उसको वॉश करना, उसके सोल्यूशन को चेंज करते रहना, उस कॉन्टैक्ट लेंस की क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आँख के अंदर मौजूद है। और वो आँख इतना जी जी अरमीन जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं जब भी आंखों की बात आती है, उमूमन ये होता है कि हम सारे जितने भी लोग हैं उसको इग्नोर कर देना शुरू कर देते हैं कि छोटा सा मसला है, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें, बहुत सारे लोग जो है वो शिकवा शिकायत ये करते नजर आते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं या आसपास हमें कुछ जालियां जो है वो बन के नजर आती हैं, या आंखों से पानी का जो है वो ज़्यादा, या लाइट में या धूप में जब वो निकलते हैं, तो ये कौन सी स्टेज होती है और इस वक्त आपको क्या लगता है कि डॉक्टर के पास जाना कितना लाजिम है? देखिए जी, एक्चुअली आँखों को हम लोग अक्सर पेशेंट्स भी और वैसे ही बहुत लाइट लेते हैं कि जी इट्स समथिंग विच इज़ देयर, जो कि नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी प्रॉब्लम की। लेकिन जिन लोगों को आँख से अगर पानी आता है, आँख में धूप में उनको प्रॉब्लम होती है, या उनको रोशनी में तकलीफ़ होती है, आँखें रेड होती हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि दे शुड गेट एन एग्जामिनेशन डन। अब एक ही आँख जो रेड लाल हुई है, देखने में तो वो लाल है, इसकी बहुत छोटी वजह भी हो सकती है और उसकी बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है। सो उसका एग्जामिनेशन मुआयना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आँख को हम लेते लाइटली हैं, लेकिन हमने बहुत ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं कि पेशेंट लाइट लेता है और उसका प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि वो फिर हमें उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है।
सो आंखों के किसी भी प्रॉब्लम के लिहाज से दे हैज़ टू बी रेगुलरली एग्जामिन्ड। प्रॉब्लम हो तो एग्जामिन डेफिनेटली करें। अगर ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो एवरी 6 मंथली, अगर डायबिटिक हैं तो एवरी ईयरली अर्ली स्टेज में, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तब। तो ये सब चीज़ें आई का एग्जामिनेशन, और आँख एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरी जिस्म की प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि चले हम रिफ्रैक्टिव लेंस जो है उसको तो हमने एक्सप्लेन किया कि मजबूरी भी होती है बाज़ वक़्त, अगर आपने ऑफिस में काम करना हो, या फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे कोलीग्स ऐसे हैं जो स्क्रीन पर आते हैं, उनको होता है कि ग्लासेस की बजाय लेंसेज ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हम कॉस्मेटिक लेंस की बात करें तो ये एक फ़ैशन है, ये एक ट्रेंड है, बिला वजह अपनी आंखों को हमने तकलीफ भी देनी है और आई साइट भी ख़राब करनी है। आपके पास जो केसेस आते हैं वो किस नौयत के हैं कि अगर आप कॉस्मेटिक लेंस ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये कि एक अननेचुरल चीज़ है जो आपकी आंख के अंदर है। आंख कुछ अरसा तो उसको बर्दाश्त करती है और कुछ अरसे बाद उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देती है एज ए फॉरेन बॉडी कि ये आपकी आंख की नेचुरल चीज़ नहीं है। कॉस्मेटिक्स का मसला ये है कि जब कॉस्मेटिक लेंसेज लोग यूज़ करते हैं तो अमूमन ख़वातीन करती हैं तो वो अमूमन किसी फंक्शन के लिए करती हैं, तो साथ वो मेकअप भी यूज़ कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मेकअप के पार्टिकल्स लेंस और आंख के दरमियान में अगर फंस जाएं तो वो आंख को इरिटेट करके उसमें आगे से उसके अंदर उसकी अल्सर्स कॉज कर सकते हैं। हमारे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, आधे घंटे का उनको रेडनेस शुरू हो गई, लेटर दे केम तो उनके अल्सर बना हुआ था। बिकॉज वो जो सोल्यूशन था जिसके अंदर वो कॉन्टैक्ट लेंस पड़े हुए थे वो साफ़ नहीं था और वो क्लीन नहीं था और वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था। सो ये कुछ चीज़ें जिनको बहुत रखना है। मेकअप जब यूज़ करना है तो मेकअप यूज़ करने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस लगा के करें ताकि जो मेकअप के पार्टिकल्स हैं वो आँख के अंदर जो हों उसके नीचे ना आ जाएं। अच्छा, ये सॉल्यूशंस जो आप कह रहे हैं, एक तो होता है कि आपको लेंस के साथ सॉल्यूशन मिलता है, बिल्कुल। इसके अलावा अगर बाजुकत वो सॉल्यूशन गिर जाता है या ख़राब हो जाता है, अगर आपके पास लेंस किसी अच्छे ब्रांड के मौजूद है लेकिन सॉल्यूशन मौजूद नहीं है तो उसके लिए क्या हल है, क्या किया जा सकता है? बेस्ट सॉल्यूशन पॉसिबल, जो सबसे अच्छे मार्केट में अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं वो लेने चाहिए, बिकॉज इट्स समथिंग जिसके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस पड़ा हुआ है। अगर वो सोल्यूशन जो है वो इन्फेक्टेड है या वो सोल्यूशन क्लीन नहीं है तो आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज इन्फेक्टेड हैं एंड वंस आप उनको अपनी आंख में इस्तेमाल करेंगे वो आपकी आंख को इन्फेक्ट करेगा स्ट्रेट अवे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी ना रियलिस्टिक अप्रोच की। मार्केट में इस वक्त 1000 एक एग्जाम लेंसेज की मौजूद हैं, बल्कि एग्जाम क्या कह रही हूँ मैं, आप क्वालिटीज़ की बात करें, आपको 250 का लेंस भी मिलता है, आपको 500 का भी मिलता है, आपको 5000 का भी मिलता है, आपको 10,000 का भी मिलता है। सो ये जो क्वालिटी है, हम अपनी आंखों के साथ इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं? इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? और हम क्यों, अगर इतना ही शौक है हमें कॉस्मेटिक लेंस लगाने का, तो हमें फिर किस तरह से, किस मटेरियल की तरफ जाना चाहिए, किस क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए? देखिए, जो मटेरियल्स हैं ना वो तो जी हमारे पास कुछ हैं जो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो कि एक्सटेंडेड वेयर हम ज़्यादा देर यूज़ कर सकते हैं। अच्छी कंपनी, अच्छे ब्रांड को ही प्रेफर करना चाहिए जब हम अपनी आँख को उसमें डालेंगे ना, इस मुश्किल में तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप बेहतरीन मुश्किल में डालें। अच्छा, कॉन्टैक्ट लेंस इटसेल्फ कुछ एक्सपेंसिव है और जितने एक्सपेंसिव की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में तो खैर बड़ा कुछ चल रहा है, लेकिन जो अच्छे इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी इंडस्ट्री इसमें डेवलप नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं हम उन्हीं को प्रेफर करते हैं। टेक्निकली हम अच्छे ब्रांड्स ही एडवाइस करते हैं, माइनर जो लोकल ब्रांड्स हैं उसको नहीं करते, बिकॉज उसके अंदर ये है कि उसमें फिर प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके मटेरियल्स की क्वालिटी फ़र्क है, फिर सोल्यूशंस जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं कि उनकी एक्सपायरी डेट होती है जिसको हमें फॉलो करना है। जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसकी अपनी एक्सपायरी डेट है, जिस केस में वो पड़े हुए हैं उसकी सैनिटाइजेशन या उसकी क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम अपनी हाथ से अपनी आँख के अंदर एक इन्फेक्शन की सोर्स डाल सकते हैं अगर हम उनका ध्यान ना रखें। अच्छा, ग्लासेस लगाने से कहा जाता है कि अगर आपकी आई साइट वीक है तो कम से कम वो बढ़ती नहीं है, रुक जाती है। एक आई साइट आपकी दूर की या करीब की अगर ख़राब है या कम है या ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आप ग्लासेस लगाएं ताकि आपकी नज़र मज़ीद ख़राब ना हो। क्या अगर रिफ्रैक्टिव लेंस की बात की जाए तो ये भी इस तरह का ही काम करते हैं कि अगर आप इसको लगा कर रखते हैं तो आपकी नज़र पे फ़र्क पड़ता है, कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, एटलीस्ट रुक जाती है? कितना फ़ायदेमंद है उन लोगों के जिनकी नज़र ख़राब है? देखिए जी, एक एज के बाद जैसे 18-19 के बाद अमूमन आँख का जो साइज़ है वो बढ़ना रुक जाता है। तो ऐनक का नंबर चेंज हो रहा है वो आँख के साइज़ और शेप के हिसाब से है जो ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। ऐनक पहनने से डेफिनेट नज़र बेहतर आता है, लेकिन हम कहें कि ऐनक नहीं पहनेंगे तो ऐनक का नंबर बढ़ेगा नहीं, या ऐनक पहनेंगे तो नंबर स्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसने अपने हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपनी ग्रोथ के हिसाब से सेटल होना है। सही। कॉन्टैक्ट लेंस क्या है, वो सिर्फ वो काम कर रहा है जो एक ऐनक कर रही है। जैसे अगर ऐनक इसकी चेंज होने में अपना रोल प्ले नहीं करती, वैसे कॉन्टैक्ट लेंस का भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अपनी इतनी कीमती आंखों के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। अगर इतना शौक है फैशन करने का तो कंसल्टेशन के बाद ही इसकी तरफ जाना चाहिए। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बेसिकली प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस चीज़ के बारे में बात करने की हमेशा कोशिश करते हैं कि जब अगर हम सैलाब ज़दगान के इनिशियल स्टेजेस की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा टारगेट अभी भी मौजूद है उनकी रिहेबिलिटेशन का, जिसके लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आर्मी की जानिब से कुछ कैंप्स लगाए गए हैं, कुछ डोनेशन पॉइंट्स लगाए गए हैं जहाँ पर जाकर आप डोनेशन दे सकते हैं। अगर हम फोटो स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मलिक अमीर मोहम्मद खान ने फोटो स्टेडियम का विजिट किया है और ये विजिट की जो है फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर आप लाहौर के इर्द गिर्द, गुलबर्ग के इर्द गिर्द रहते हैं तो दैट इज़ अ पॉइंट जहाँ पर जाकर अपनी डोनेशन को आप देख सकते हैं। 8000 टन इस वक्त इमदाद जो है वो रवाना कर दी गई है। अगर इन कलेक्शन पॉइंट्स की बात करें तो हरमीत कम से कम 82 कलेक्शन पॉइंट्स ये पाक आर्मी की जानिब से बनाए गए हैं। हम खासतौर पर फोटो स्टेडियम का जिक्र इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर विजिट किया है कल और तमाम चीज़ों को खुद लुक आफ्टर किया है मेजर साहब ने, और इन तमाम चीज़ों के बाद वो ये भी हमें पता है कि अगर हमने कहीं भी इमदाद देनी है तो हम 2-3 दफ़ा सोचते हैं कि क्या उन तक पहुँच पाएगी या नहीं, लेकिन जब पाक आर्मी का जिक्र आता है तो हमें पता है कि वो एक ऐसी जगह है, ऐसी सेफ जगह है कि हम जो भी डोनेट करेंगे बाकायदा मुस्तहिकीन तक बर वक्त ज़रूर पहुँचेगा। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ख़ासकर आपकी बात कि वहाँ पर रेस्क्यू करना लोगों को, वो बहुत बड़ा एक मुश्किल मरहला था। उससे कम पाक फ़ौज के जवानों ने जिस तरह लोगों को निकाला और फिर उनको मुख्तलिफ ऐसे सेफ़ ज़ोन में वो लेके गए, क्योंकि उस वक्त मुश्किलात ज़्यादा थी। मुख्तलिफ जो एक तो बारिशें बड़ी तेज़ी से हो रही थी और सैलाब की तबाहकारी जो वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और सबसे बड़ा मसला है कि पानी का ठहराव जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बीमारियाँ हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। फिर उसके बाद आबादकारी है, इस इतनी आप देखें ना कि तकरीबन 4 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जिन्होंने बड़े अरमानों से, बड़े ख्वाबों से एक घर बनाया, वो घर जो है वो भी सैलाब की नज़र हो गया। अब उन सबको उस सेफ जोन में लेके जाना ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल मरहला ये भी है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है लोगों को, ख़ासकर खाने पीने की पक्की, आप देखें ना पूरा पानी है, लेकिन पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। तो इस वक्त वो भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ मेडिसिन की बेहद ज़रूरत जो है वो है तमाम तर मुतासरीन को। तो मैं समझता हूँ पाक आर्मी की आपने बात की, हम रावलपिंडी में देखते हैं, हम इस्लामाबाद में देखते हैं, हम दीगर शहरों में देखते हैं, जगह जगह पॉइंट्स जो है वो लगे हैं, लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट जो है, जाहिर बात है जब हम पाक आर्मी का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें समझ होती है कि ये चीज़ जो मैं दे रहा हूँ ये इन्हीं हाथों के जरिए ये बड़े आराम से और बड़े सेफ तरीके से ये पहुंच जाएगी जो मुतासिर है उन लोगों तक। और हमने देखा है, चाहे वो बस आप इस बात का यकीन कर लें कि 82 कलेक्शन पॉइंट्स जो बनाए गए, यहाँ पर जो इमदाद आप जाकर देंगे पाक आर्मी बर वक्त सैलाब ज़दगान मुस्तहिकीन तक ज़रूर पहुँचाएगी। तो जाएं और डोनेट ज़रूर करें। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से हमने सेगमेंट करना है इस हवाले से कि आज के दिन की मुनासबत से जो तारीख स्पेशल होती है हम उसको ज़रूर शामिल करते हैं। लता मंगेशकर साहिबा का आज जो है वो जन्मदिन मनाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा नाम मौसीकी में, और अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ की इलाकाई ज़ुबानें 36 से ज़ायद ज़ुबानों में उन्होंने मौसीकी की। उनकी बहन आयशा भोसले, आपको पता है कि दो ऐसी पर्सनालिटीज़ ने सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो मेरे ख्याल से है दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये भी उनको दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग हो और कोई किसी भी ज़बान में मौसीकी हो, और अगर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की बात की जाए तो हरमीत वहाँ भी सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग कराने वाली खातून जो है, खातून सिंगर, उनका एजाज़ भी उनके पास है। तो क्या ही आवाज़ थी, क्या ही सुर थे और क्या ही शख्सियत थी। बिल्कुल सोहा, एक बात हमने जो देखी है, इतनी मारूफ सिंगर जो जैसे सिर्फ बरसगीर में नहीं, बरसगीर से निकल कर भी बाहर भी दुनिया जितनी भी उसके मदाह थे उसकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने उसको, अगर आपने आशा भोसले का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोवर्शियल रही है, लेकिन हमने लता जी को कभी ऐसा नहीं देखा कि उन्हें कुछ सख्त बात की हो। हमारे दरमियान बहुत ऐसे मामलात आए जिस पर सिंगर भी बोल पड़े थे, जो अदाकार हैं वो भी बोल पड़े थे, उस वक्त के नामवर अदाकार। लेकिन हमने लता को देखा है कि उनके नरम गोशा जो है वो पाकिस्तान के लिए भी पाया जाता है उनके दिल में, और ख़ासकर उनकी ख्वाहिश भी थी कि कभी वो अपना बसेरा, अपना घर जो है वो पाकिस्तान में ही बसा दे। और जो उसकी एक अलग कहानी है कि जिस तरह उनको मोहब्बत हुई और पाकिस्तानी शख्स से हुई, और जाहिर बात है, लेकिन वो ख्वाहिशात वो पूरे ना हो सके। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि
आपकी बात इस लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इट्सेल्फ लता मंगेशकर साहिबा शख्सियत बहुत खूबसूरत थी, दिल बहुत प्यारा था, इंसान बहुत अच्छी थी। तो आज उनका जन्मदिन जो है वो मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं उनके लिए, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उम्मीद जो है वो यकीनन इस दिन को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करी होंगी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो फाइनली मौसम चेंज हो गया है और आपने देखा कि मेरी स्क्रीन भी चेंज हो गई है। स्क्रीन पे जो पिंक कलर ऐड हुआ है वो दरअसल आपको बताएं कि मौसम चेंज होने के साथ आपने पहनना कैसा कलर है, आप ऑन स्क्रीन है या ऑफ स्क्रीन है, ये सब कुछ आपको बताएंगी मिस हिना सलमान। हमारे साथ फैशन डिजाइनर मौजूद हैं, फैशन कंसल्टेंट भी है, तो कंसल्टेशन कर लें आज इनसे सारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और हमेशा आपको देखकर बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की, लेकिन फैशन कंसल्टेशन भी मुझे लगता है फैशन डिजाइनिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी काम हो गया है। अब मौसम बदल गया है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे कलर्स पहनने चाहिए? अच्छा, मौसम तो अभी हम लोग इस बीच में है कि कैसा बदल रहा है, क्योंकि अभी ना गर्मी पूरी तरीके से जा रही है और ना सर्दी आ रही है। तो हम इन बिटवीन फंसे हुए हैं, लेकिन ये कि वेदर इज प्लेजेंट, इट्स नॉट एज बैड एज इट वुड हैव बीन इन द रीसेंट पास्ट। और कलर्स के ऊपर अगर लुक, आई एम वेयरिंग अ वेरी वाइब्रेंट कलर, आई डोंट नो, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग यू नो, आई थिंक वाइब्रेंट कलर आपकी पर्सनालिटी को और आपकी एक शख्सियत को उभारता है, और इट एनहांसेस योर पर्सनालिटी एज वेल। और इस तरह आगे तो बिल्कुल विंटर्स में हम बिल्कुल अर्थ टोन्स की तरफ चले जाएंगे, ग्रेज, ब्लैक्स, ब्लूज, मैरून्स एंड न्यूड्स कलर में। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि बीच का मौसम है, ये स्प्रिंग का एंड और ऑटम का, यू नो, इट्स अ वेलकम ऑफ एन ऑटम। सो आई थिंक इस इन बिटवीन मौसम में थोड़ा सा वाइब्रेंट पहनना चाहिए। अच्छा, देखिए हम क्या पहनेंगे, और जो स्क्रीन के उस तरफ बैठी हमें पब्लिक है वो बड़ी बाशऊर हो गई है ना, बड़ी क्रिटिक भी करते हैं और हम फेवर भी करते हैं कुछ चीज़ों को एडमायर भी करते हैं, लेकिन हम क्या पहनना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा टच हम दे देते हैं रिसेंटली जो हमने वेयर्स देखे हैं, हम अवार्ड्स हमने देखे, हम अवार्ड्स के जो रेड कारपेट के हमने बड़े खूबसूरत अपनी सेलिब्रिटीज़ को बहुत सारे अटायर्स में देखा, बहुत सारे ड्रेसेस में देखा। लेकिन एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ये भी है कि बहुत सारे हमारी सेलिब्रिटीज़ ने इंडियन वेयर्स, इंडियन डिज़ाइनर्स को पहना, जो कि पहना चाहिए, इट्स ओके, बट यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी, सो व्हाई नॉट पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स में से ना? आई थिंक नहीं, सोहा आपने जो कहा ना पहनना चाहिए, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, वो इसलिए नहीं पहनना चाहिए बिकॉज पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग सिंस वेरी लॉन्ग, और पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। यू नेम्ड यू नो डॉल्चे एंड गैबाना इज लाइक यू नो बाहर का एक इंटरनेशनल ब्रांड है, एवरीवन नोज दैट। दे कम टू पाकिस्तान, दे लॉन्च देयर ट्रक आर्ट कैंपेन, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सकाफत को भी यू नो उजागर किया जा रहा है। तो व्हाई नॉट हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो पाकिस्तान का एक इमेज लेके, एक पॉजिटिव इमेज लेके बाहर जा रहे हैं, और उस इमेज में, और पाकिस्तान को इस पॉजिटिव इमेज की ज़रूरत है आजकल, जो कि पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, जिस तरह फ्लड के ऊपर इशूज़ आए, पाकिस्तान का एक यू नो एक मेजर क्लैमिटी चल रहा है मुल्क में। तो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को ये मौका था, एक प्लेटफॉर्म था टोरंटो में कि वो शोकेस कर सकें। आई डोंट माइंड वेयरिंग एन इंडियन डिज़ाइनर एंड इंडियन ड्रेस, बट आई डू माइंड कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स इस वक्त पूरी दुनिया में जो छाए हुए हैं, उनका क्यों नहीं एक रोल पर्सनल स्टाइलिस्ट रखा जाए, उनसे कंसल्टेशन की जाए। हमारे पास एक फैशन बॉडी मौजूद है, डिज़ाइन काउंसिल मौजूद है, जहां शोज हम करते हैं। लाहौर का अलग एक डिज़ाइन काउंसिल है, कराची का अलग एक डिज़ाइन काउंसिल है। तो व्हाई नॉट क्रिएटिंग अ स्पेशल काउंसिल फॉर दिस अपकमिंग शो, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी आईपा अवार्ड्स में डिजाइनर्स ने क्या पहना था, जब हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों नहीं कंसल्ट किया गया। अच्छा, चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम स्क्रीन पे बैठे हो ना तो हमें थोड़ी सी न्यूट्रल बात करनी चाहिए। एक आधी पोस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे ये भी देखी थी कि पाकिस्तानी डिजाइनर को शायद इसलिए नहीं पहना जा रहा बिकॉज देट सीम्स टू बी लाइक सेम समहाउ समवेयर। हमने देखा कि कुछ ऐसे अवार्ड शो जो लास्ट गुजरे हैं वो पाकिस्तान में थे या पाकिस्तान से बाहर थे, कुछ उस तरह के आर्टिकल सेम बनाए जा रहे हैं। ये बात भी सोशल मीडिया पे की जा रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन चले हम एमन की बात कर लेते हैं। फ्रेश फेस था, बड़ा हिट हुआ,
हम आयशा खान की अगर बात करें स्पेसिफिकली, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा ब्रांड है यू नेम इट जिसका शूट उन्होंने ना किया? अच्छा, आई हैव शी इज अ बिग नेम ऑफ पाकिस्तान, वी आर सो प्राउड ऑफ हर, बट आई हैव अ रिजर्वेशन फॉर हर ड्रेस. शी वाज वेयरिंग अ ब्राइडल ड्रेस बाय अभिनव मिश्रा और उसमें सारा मिरर वर्क था. दैट डजंट मेक अ सेंस फॉर एन अवार्ड शो. वो इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दैट डजंट मेक, बिकॉज़ ये कि आपका एक शो है, आपका एक रेड कार्पेट है, यू नीड टू बी वेरी बोल्ड, वेरी लाइक यू नो स्टिफल एंड ईस्टर्न वेस्टर्न. इसके बाद ये कि बिल्कुल ईस्टर्न में चले जाना और बिल्कुल यू नो शो करना कि यू आर वेयरिंग समथिंग ब्राइडल, समथिंग रिसेप्शन ड्रेस. नो, यू शुड बी वेरी यू नो कंटेम्पररी. यू शुड वेयर वेरी प्लेन सॉलिड्स rather than having a lot of work. It's my you know advice. Otherwise I don't know. वैसे एमन अच्छी लग रही थी. हाँ, और मतलब उन्होंने भी ऑब्वियसली इंडियन डिजाइनर का ही ड्रेस पहना, उनका ही आर्टिकल पहना, बट शी लुक लाइक मोर काइंड ऑफ अवार्ड शो. और आप देखिए रेड कारपेट लुक आ रही थी. हमने सोनिया हुसैन को भी हमने काफी डिस्कस किया. Sonia Hussain is wearing Indian dress. Ayman Salim is wearing Indian designer. Aiza Khan was wearing Indian designer. Ushna Shah shot into an Indian designer. But why not celebrating a Pakistani designers over there? It would be a great. हम लोग जो डिज़ाइनर्स हम लोग जो एक फाइंड करते हुए कि अपने आप को इंटरनेशनली मनवाने का, तो यही प्लेटफॉर्म्स हैं. यही प्लेटफॉर्म्स है हमारे लिए कि पाकिस्तानी डिजाइनर्स को वहाँ कंसल्टेंसी. अच्छा, नोमी अंसारी वाज अ पार्ट ऑफ द टीम. Okay. One woman like Ikra Aziz was wearing Nomi Ansari's ball gown. That was looking very nice. Yeah. She was looking really nice. उसका बहुत statement एक piece उसने पहना हुआ था. तो why not keeping other designers in mind? एग्जैक्टली. अगर आप ये कहते हैं कि उनके बहुत फैशनेबल से बड़े ट्रेंडी से ड्रेसेस होते हैं, तो पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स भी दे आर एज मच एज कॉम्पिटेंट. हम उनको आजकल देख रहे हैं कि दे आर क्रिएटिंग एज मच लाइक फ्यूजन मिक्स कर देते हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न मिक्स कर देते हैं, अच्छे कट्स होते हैं. सो ये आपका पास अच्छा मौका था उनको पहनने का. और दो चले अब हम आम पब्लिक की बात भी कर लेते हैं. अच्छा, सर्दियाँ आ गई मिसिना, एक बड़ा मसला ये होता है कि हमने ईस्टर्न की तरफ जाना होता है, लेकिन सर्दियों में ज़्यादातर वेस्टर्न ही हमें सूट करता है और सर्दी से बचाता भी है. तो किस तरह से डिज़ाइनर्स को अब इस चीज़ को कीप इन माइंड रखना चाहिए कि ड्रेसेस बनाएं तो इस तरह के बनाएं कि वो दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो? सोहा, वेस्टर्न एक बहुत छोटी कम्युनिटी पहनती है, कम लोग पहनते हैं. यू नो, हर पूरा अगर आप बात करें तो वेस्टर्न हर बंदा कैरी नहीं कर सकता, ना लोग पहन सकते हैं. आई वुड प्रेफर वेस्टर्न से ज़्यादा लोगों को शॉल्स की तरफ हम माइल करें. वी आर वर्किंग ऑन शॉल्स, वी आर वर्किंग केप शॉल्स. इट कवर योर सेल्फ, इट कवर योर पर्सनैलिटी. अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि दे आर हैवी इन बिल्ड, तो केप शॉल्स पहननी चाहिए. उसके अलावा आप काफ्तान्स पहन सकते हैं, वन पीस पहन सकते हैं. वन पीस में यू विल लुक मोर टेपर्ड, मोर स्मार्ट. और उसमें फिर ये भी नहीं होगा कि यू हैव टू गो फॉर लाइक 3 पीस. मैचिंग्स में इशू होगा. मैचिंग सेपरेट्स चल रहे हैं, क्वाड सेट्स चल रहे हैं. एक नया ट्रेंड आया है, सेम पैंट्स एंड सेम शर्ट्स, सेम प्रिंट एक्चुअली. बिल्कुल. तो क्वाड्स आर इन कि आप एक ही तरह का, जो आपको ये मैचिंग के लिए अलग जाना पड़ता था, मार्केट्स में जाना है. इस वक्त सिचुएशन ऐसी हुई है कि पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ द फ्लड एंड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट ये कि आप क्वाड्स पहन लें और आप लॉन्ग, बेशक शॉर्ट नहीं पहन सकता, वो लॉन्ग पहन लें. लॉन्ग के साथ आप उसके साथ सेम आप सेपरेट्स पहन लें. तो दिस इज इन फैशन. अच्छा, आपको पता है हम तो डिस्कशन ऐसे कर रहे हैं, एक तो हम दो खवातीन, ऊपर से हम फैशन डिजाइनिंग पे बात कर रहे हैं, हम तो घंटे करेंगे. हरमीत इतने मासूमाना अंदाज में बैठकर हमें देख रहे हैं. हरमीत ये फैशन कंसल्टेंट भी है, तो खवातीन के अलावा मजा आ रहा है दोनों की डिस्कशन, क्योंकि खवातीन जब इतना फेवरेट टॉपिक हो आप दोनों का, जाहिर बात है खवातीन का ये फेवरेट टॉपिक है, तो मैंने कहा मैं सुन लेता हूँ दोनों की गुफ्तगू. और वैसे मजे की गुफ्तगू आप दोनों कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप दोनों ही कंटिन्यू करें, मैं बीच में से ना बाहर बन जाता हूँ. अच्छा, मर्दों के लिए चले मैं आपके हिस्से का सवाल हरमीत मैं कर देती हूँ. आई एम ऑल हियर. अच्छा, अगर लड़कों की बात की जाए, आजकल ये होता है कि दे आर एज मच एज इन फैशन जिस तरह से लड़की हैं, दे आर ट्रेंडी, वो भी ट्रेंड फॉलो करना चाहते हैं. तो उनके लिए अब किस तरह से, अगर हम पेंट कोट में जाएं, 3 पीस में जाएं, तो कुछ एक से स्पेसिफिक से 2-4 कलर्स है जो कि पहन लेते हैं. लेकिन अब सोशल मीडिया पे फंकी कलर्स का बड़ा एक रुझान आ गया है. तो वो कैसे, मतलब आप किस तरह से अपने पर्सनैलिटी को जज करके जो आपको सूट करेगा, यू शुड गो फॉर दैट? अच्छा, कुछ कलर्स आर ऑलवेज for everyone. No, they're always for women. I don't believe हरमीत अगर पिंक सूट पहनकर आ जाए सेम कलर मेरा और लाइक सिटिंग, हाँ देख, he can wear a pink blazer, पिंक दस्तार चल सकती है. दस्तार पहनते हैं. तो ये कि वो एक चीज
अच्छी लग सकती है, लेकिन अगर कहो ना कि पूरा पिंक सूट पहन लें आप और ऊपर आपने ये अपना ये पहना लाइक कलर, तो इट विल लुक ऑब्वियसली, लेकिन फैशन है लोग, फैशन तो लोग इट डजंट मीन कि लोग जो हम लोग शूट कराते हैं, जो हम लोग पब्लिक फोरम पे लेकर आते हैं, तो आप वही सिंपली कॉपी करें, इट जस्ट अ कलर कि विच कलर इज इन, तो उसको दिखाने के लिए लाइक सम शूट्स आर गोइंग ऑन. स्टिल मेन हैव लाइक लॉट ऑफ ह्यूज एंड टिंट्स इन ब्लूज, दे कैन वेयर ग्रेज, दे कैन वेयर अ लॉट इनटू मस्टर्ड्स का फैशन एकदम से इन हुआ है, सैफ्रॉन कलर जिसको कहते हैं, सैफ्रॉन कलर जिसको कहते हैं, ना वो येलो होता है, ना वो लाइम में होता है, ना वो डार्क में होता है, वो इन बिटवीन सैफ्रॉन होता है, थोड़ा डल मस्टर्ड शेड में होता है. दैट्स वेरी मच फैशन इनटू मेन, लाइक लॉन्ग कोट्स मैंने देखे हैं, इंटरनेशनली डिजाइनर्स ने डिज़ाइन किए हैं. तो इस तरह की चीज़ें वी कैन, एक आधी चीज़ वी कैन वेयर, वी कैन अकोमोडेट टू अ गाय. लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, नो, डोंट गो फॉर पिंक और सच थिंग्स. अच्छा, हम बात कर लेते हैं, दरअसल वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड, इतनी ऑप्शंस हैं. डिज़ाइनर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे लोकल डिज़ाइनर्स हैं. अब कपड़ों का काम तो इतना ज़्यादा हो गया है कि आप यू नेम इट, किसी ब्रांड का नाम लें, वहाँ सेल लगती है तो हम वी रश टू दैट ब्रांड. लेकिन इसके अलावा ऑनलाइन ब्रांड्स की एक बहुत बड़ी तादाद है. आप क्या समझती हैं कि ऑनलाइन ब्रांड्स जो हैं वो वही रिप्लिका जो किसी अच्छे ब्रांड का होता है, अगर वो बनाकर अच्छे आर्टिकल, अच्छी स्टिचिंग, अच्छे कपड़े के साथ बेच रहे हैं, सो दैट इज़ लाइक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री में? देखिए, रेप्लिकास तो अगर डिज़ाइनर्स के सामने आप रेप्लिकास की बात करें तो वो तो इट्स वेरी ऑफ, बिकॉज डिज़ाइनर ने बहुत मेहनत की होती है, पैसा भी बहुत लगाया होता है, पैसा इन्वेस्टमेंट के अलावा मेहनत भी बहुत होती है. आपका एक डिज़ाइन सेंस होता है, आपकी एक ड्राफ्टिंग होती है, आपका समथिंग एक कलेक्शन पूरा माइंड में चल रहा होता है, इंस्पिरेशंस होती हैं, और वो फिर वही चीज़ अगर आप एक निकालते हो और वही चीज़ मार्केट में हो जाए और बहुत कम पैसों में लोग मिल रही हो, और वो फिर होता है यार, हाँ बिल्कुल होता तो है. बट समहाउ डिज़ाइनर का यही बात है कि ऐसा डिज़ाइन करो कि वो डिज़ाइन कॉपी ना हो. आई थिंक दैट्स समथिंग I believe in that. अच्छा, आप being a designer you should go for that. मतलब आपको होना चाहिए कि जो मैं बना रही हूँ वो मेरा ही एक हैशटैग सिग्नेचर हो, समथिंग स्टेटमेंट, वो कोई ऐसी चीज़ हो कि जो कि इजीली कॉमन ना हो सके. अच्छा, तो फिर उन लोगों का क्या करना है जो कि इस वक्त ऑनलाइन ब्रांड्स को चला रहे हैं? और मेरे भी दिमाग में इंस्टाग्राम पे आपको पता है बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, अगर हैशटैग आप किसी नोमिन सारी का या आप अली ज़िशान का देखते हैं और उस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स उसको कॉपी करके रेप्लिका के तौर पर बेचते हैं, बिकॉज हर कोई अली ज़िशान की तरफ या नोमिन सारी की तरफ नहीं जाएगा. सो आपको किसी तरीके से आप इसे सेकंड करती हैं कि किसी तरीके से अगर वो लोग जो पहनना चाहते हैं डिज़ाइनर वेयर? देखिए, वो कोई नहीं, कॉपीराइट का रूल पाकिस्तान में तो है नहीं, लाइक ऑल ओवर इंटरनेशनली तो कॉपीराइट रूल है, देयर इज प्रॉपर लेजिस्लेशन गोइंग ऑन. मार्केट में ऐसी चीज़ आती ही नहीं है आप कॉपी हो सके नहीं, इंडस्ट्रीज निकाल ही नहीं सकती इस तरह की, क्योंकि देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट कॉपीराइट रूल. और ये अगर आपने कॉपी भी पहनी है तो थोड़ा बहुत उसको चेंजेस करके अपना थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करके आप पहने. कॉपी में भी तो आप उतना ही दिमाग खर्चते हैं एक चीज कॉपी करने में, तो व्हाई नॉट टू टेक समथिंग डिफरेंट एंड क्रिएट योर ओन डिजाइन और समथिंग. अच्छा मिसिना, मुझे ये बताएं कि अब देखिए आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया हम वो साथ साथ स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, लेकिन मैं ये सवाल हर डिज़ाइनर से करती हूँ, सो फॉर यू एज वेल. बहुत सारे पहले होता था कि 10 साल बाद या 20 साल बाद एक फैशन रिपीट होता था. मतलब अगर आज मैं देखूँ तो कल मुझे इत्तेफाक हुआ ऐसे कोई गाना देखने का, करीना कपूर का मैंने वो गाना देखा, करीना ने वही टूलिप पैंट्स पहनी हुई हैं और उसके अलावा वो बूट कट पैंट्स पहनी हुई है जो कि आज से कोई 13-14 साल पहले थी. लेकिन अब हर डेकेड के बाद फैशन वही रिपीट होता है, बिकॉज वो चेंजेस होती हैं ना कि वो फिर लोग भूल जाते हैं, एक चीज़ नई आ जाती है, उसके बाद फिर वो पुरानी चीज़ रिपीट होती है. बूट कट पैंट्स सबसे पहले 70s में अमिताभ बच्चन पहनते थे. Yes, I do remember. I have seen. You know, so it was like boot cut का उनका, because he was tall, he had a very tapered legs and boot cut used to suit him a lot. वो boot cut का fashion आहिस्ता आके कॉमन हुआ और फिर बीच में ख़त्म हो गया. फिर क्रॉप पैंट्स आ गई. अभी तो हमारे यहाँ मर्द हजरात भी क्रॉप पैंट्स पहनते हैं. हरमीत आप बताएं आपकी शूटिंग में क्रॉप पैंट्स का कितना रोल है, या चलती हैं कि नहीं चलती हैं? क्रॉप पैंट्स ये लड़के बहुत पहनते हैं. तो क्रॉप पैंट्स ज़्यादा हो गया है बिल्कुल. क्रॉप पैंट्स हो गई हैं विद टेपर्ड कोट्स, शॉर्ट कोट्स. पहले कोट की लेंथ होती थी आपकी थाइस तक, अब आ गई वेस्ट लाइन तक. तो ये भी तो ट्रेंड है, लड़कों में भी तो ट्रेंड चेंज हुए हैं. तो इट्स अ ट्रेंड, यू नो. जहाँ लॉन्ग कोट चलते हैं वहाँ टेक्सीडोज इन हो गए, टेक्सीडोज जाएंगे तो वेस्ट कोट्स इन हो जाएंगे, वेस्ट कोट जाएंगे तो डबल ब्रेस्ट कोट्स आ जाएंगे, डबल ब्रेस्ट कोट जाएंगे तो सिंगल कॉलर आ जाएगा. फ्रेंच लास्ट बट नॉट द लीस्ट में से ना मुझे ये बताएं कि अब मुझे लगता है कि आप 10 साल की बात कर रही हैं, अब टाइम बहुत कम होता है, फैशन बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है. मतलब एक फैशन आता है, फॉर एग्जाम्पल आप बात करिए
प्रिंटेड की, दुपट्टा प्रिंट, शर्ट प्रिंट, शलवार प्रिंट आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, जबकि एक ज़माना आया था जब प्लेन्स बहुत इन हो गए थे। अब का ये अलग है कि फैशन का टेन्योर बड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। Yeah, you have to create something to grab your attention and audience. Yes, this is being going on. फैशन का इसमें ताल्लुक कितना है या कितना नहीं है वो बात की बात है, लेकिन एक ऑडियंस को ग्रैब करने का कितना ताल्लुक है ये बहुत मैटर कर रहा है आजकल। जो आप जितना फंकी, जितना गलत, जितना आप इस तरह का कुछ पहनेंगे उतनी ऑडियंस आपको देखेगी, उतना ही आपको लगेगा कि हाँ मेरे फॉलोअर्स दे आर सेटिस्फाइड विद मी। जाते जाते एक टिप दे दे हम फैशन के लिहाज से सब देखने वालों को। आई थिंक वेयर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, वेयर अकॉर्डिंग टू योर पर्सोना, वो बहुत मैटर करता है। कपड़ा सस्ता हो, कपड़ा महंगा हो, डजंट मैटर, स्टिच प्रॉपर्ली और आपकी पर्सनालिटी को जो सूट करता हो। हाँ, मतलब जो सबको सूट कर रहा है डजंट मीन कि वो आपको भी सूट करेगा। तो अपनी पर्सनालिटी पे जाए, वो ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो। थैंक यू सो मच फॉर मिसिना बीइंग हियर, और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही, चिट चैट। हरमीत आपको भी लाहौर से बाय बाय, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। और आपसे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल नए टॉपिक नए इशू के साथ दोबारा से आएंगे ऑन स्क्रीन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।